जी हाँ, ये बहरहाल 28 मई 1998 पाकिस्तान की तारीख़ का इसलिए अहम दिन है कि उससे पहले भारत, जिसे पहले ही गलबा हासिल था सन 71 के बाद, इस बात का ज़ोम था कि बकिया पाकिस्तान की बका और सलामती को भी वो ख़त्म करे। लेकिन यकीनन 28 मई को पाकिस्तान और पहला इस्लामी मुल्क बना, जी हाँ, पहला इस्लामी मुल्क जिसने एटम बम हासिल किया। और उसके बाद यकीनन एक जवाब था हिंदुस्तान को। और इसमें क्या क्या पेपर बेलने पड़े, किन मराइल से गुज़रा। असल सबब तो कहा यह जाता है कि सन 71 की जंग थी जिसके सबब ये फ़ैसला किया गया बकिया कुचा पाकिस्तान को हिंदुस्तान की गाज़िबाना सामराना पॉलिसी के सबब कि उसको एटम बम हासिल किया है। भुट्टो साहब जब अयूब खान की कैबिनेट में थे उस वक्त से वो इस सिलसिले में सरगर्म अमल हो गए थे। और फिर 71 के बाद तो खैर जब वो पावर में आए तो उन्होंने वादे तौर पर इस बात का इशारा दिया था कि हम घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। और ये उससे पहले जब उन्होंने ये कहा था तो डॉक्टर हेनरी किसिंजर जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, पावरफुल थे, उन्होंने ये धमकी दी थी कि हम आपको एक एग्जाम्पल, एक खौफनाक मिसाल बना देंगे। जो बम बनाने के बाद सन 70 की तहरीक चली, उसके नतीजे में आपने जो कुछ देखा। भुट्टो साहब ने अपनी किताब इफ़ आई एम असैसिनेटेड में भी लिखा है कि किसिंजर की धमकी पर अमल दरामद का ताल्लुक़ जो है वो PNA की तहरीक से है। भुट्टो सलामती कौंसिल में हों या पाकिस्तान के या कहीं भी, वो अपने इस एटम बम के सिलसिले में बड़ा जारहाना अंदाज रखते थे। उसके बाद उन्होंने ख़ास तौर पर डॉक्टर कदीर ख़ान को जो हॉलैंड में थे उन्हें यहाँ बुलाया। और फिर डॉक्टर कदीर ख़ान ने बहरहाल वो जो ख्वाब था भुट्टो साहब का, यानी पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत बनाना, वो तकमील तक पहुँचा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब एटम बम रखता है। और शायद यही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बैलेंस है। वरना तो आपको इल्म है कि माशी तौर पर, सियासी तौर पर, दिफाई तौर पर हिंदुस्तान ताकतवर कितना है कि उसने एक हमारा हिस्सा तो अलग किया ही। और इस जो ख़ित्ता है यहाँ भी बिलवास्ता तौर पर, बल्कि बरारास्ती कह लें, काबुल के रास्ते या तेहरान के रास्ते या दूसरे रास्तों से वो पाकिस्तान को ख़त्म करने की साजिशों में लगा रहता है। तो यूँ बहरहाल एक तारीख़ी दिन है 28 मई। आज का तारीख़ी दिन एक और एतबार से भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियाँ नवाज़ शरीफ, जिन्हें नाअहल करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और वो फिर चले गए थे सऊदी अरब से इस्लामाबाद, वापस आए, इस बार इलेक्शन में हिस्सा लिया, नारे भी लगाए गए वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो गए। लेकिन अब दोबारा मियाँ साहब बड़े जोश व खरोश से आज 28 मई के दिन मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म बनाए गए हैं। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, उस पर गुफ्तगू करते हैं। जी हाँ, तो आज बाकायदा तौर पर हमारे मियाँ नवाज़ शरीफ ने, जो फरवरी इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आए थे और इस बात के लिए बड़े पुरुमीद थे, बल्कि उन्हें यकीन था उनके हामियों को कि वही मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। 8 फरवरी से एक दिन पहले सारे मुल्क के सफ़े अव्वल पर इश्तहार भी छपा पूरे पेज का कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। अब मैं इलेक्शन की तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन यकीनन मियाँ साहब को ये एहसास हुआ कि उनका साथ नहीं दिया गया। और अभी भी जब एक दिन पहले भी वो अपने कहीं तकरीब में ख़िताब करते हुए कह रहे थे कि अवाम ने उन्हें मायूस किया। मियाँ साहब को कहा यह जाता है कि जनाब वो जो नाअहल करार दिए गए, ताउम्र उनको सियासत में हिस्सा न लेने और पार्टी की तरह से हटाया गया, फिर उनकी तवील जलावतनी और वापसी। लेकिन जो इसको उनका दोबारा सदर बनना एक लिहाज से अलामती ही समझा जाएगा, क्योंकि बहरहाल पूरी जमात जो है नून लीग, वो उन्हीं की सियासत, उनकी शख्सियत के महवर के इर्द गिर्द घूमती है। मियाँ साहब ने आज फिर अपने
पुराने जो ज़ख्मों को ताज़ा किया और आधी से ज़्यादा तकरीब बानी तहरीक के ख़िलाफ़ थी, जज के ख़िलाफ़ थी, साजिश ठहराया अपना जाना। मैंने कहा ना कि आज मियाँ साहब गैर मामूली तौर पर जज्बाती और पुरजोश नज़र आए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने उन्होंने निकाला था वो कहाँ हैं। मियाँ साहब पूरे दौरान लंदन अपने क़याम के एक नामालूम अफराद की तरफ तवातुर से बयानों की, एहतजाज की गोलाबारी करती रह गए कि उन्हें क्यों निकाला गया। हमारे साथ अरसलान भट्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मौजूद हैं। भट्टी साहब, आज मैंने देखा कि मुस्लिम लीग नून में एक के हामियों में गहरा जोश व खरोश नज़र आया, बड़ा तालियां बज रही थी, नारे लग रहे थे। लेकिन मैं ये पूछूंगा कि क्या जो एक तासुर ये आ रहा है कि जैसे और मियाँ साहब ने इसका इजहार भी किया, और मैं नहीं समझता कि शीन और नून अलग हों, लेकिन बहरहाल जो मियाँ साहब के हामी थे उन्होंने इसका इजहार भी किया था और वो ये समझते थे कि मियाँ साहब को मेन स्ट्रीम से हटाया जा रहा है, उनको सदारत पर लाया नहीं जा रहा। हालांकि उन्हें आए हुए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आ गया था, नहीं हुए थे। तो आज भी आपको ऐसा नज़र आया कि कुछ लोगों के चेहरों पर बहुत ज़्यादा खुशी थी, कुछ के सिर्फ मुस्कुराहट थी, कुछ खामोश थे। क़यादत के बारे में मैं कह रहा हूँ भट्टी साहब। जी बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। पहली बात तो ये है कि ये जो स्टेप लिया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, ये 6 साल की तवील मुद्दत के बाद वो दोबारा पार्टी के सदर बने, और सदर इसलिए बनाए गए हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज से तकरीबन 1 माह पहले फैसला किया था कि जो पार्टी ओहदे और सियासी ओहदे या हुकूमती ओहदे जो हैं उनको अलग अलग किया जाए, ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 2000 के बाद जो उसकी पावर थी 2021 में नहीं हुई, 2023 में भी नहीं हो सका, 2018 में भी उस तरह पावर नहीं थी मुस्लिम लीग नून के पास कि उसकी हुकूमत गिर गई। लेकिन उस तरह को उसको मुतहरिक करने के लिए जिस तरह 2/3 अक्सरियत कम अज़ कम मियाँ नवाज शरीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2/3 नहीं तो कम अज़ कम सादा अक्सरियत तो ज़रूर मिले, लेकिन वो नहीं मिल सकी। तो पार्टी को दोबारा से मुतहरिक करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ को मैदान में आना पड़ा है। चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ अगर मुल्की जो मसाइल हैं उनमें रहेंगे तो पार्टी जो है वो मुमकिनात नहीं है कि पार्टी भट्टी साहब, मुझे लगता है भट्टी साहब ये तो भट्टी साहब जिस तरह आपको इल्म है, जिस तरह टिकटों की तकसीम हुई, और अगर हम ये समझ भी लें कि एक ख़ास तरीके से फॉर्म 45, 47 तस्वीर नहीं जाऊँगा, लेकिन जो बहुत करीब मियाँ साहब के समझे गए थे स्टॉल वार्ड, वो इलेक्शन हारे भी। जावेद लतीफ़ हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, रोहिल असगर हों, इस बार पर लोगों ने हैरत का इज़हार किया कि लाहौर से ओन चौधरी तो इलेक्शन जीत सकता है, ख्वाजा साद रफ़ीक हार गया। इसी तरह लायलपुर में हमारे राना सनाल्लाह हुए। तो ये समझा गया कि एक सॉरी टू से मैं इसमें कोई प्लान या साजिश नहीं कहूँगा, लेकिन उन लोगों ने इसका इजहार भी किया। आपको याद होगा कि जावेद लतीफ़ तो ये भी कहा कि शेखपुरा के जो है वो पता नहीं कितने करोड़ों में जो है बेच दिए गए। तो एक पिछले चंद माह से ये तो था ना, और ये इजहार भी कर रहे थे कि जैसे उनके साथ ज़्यादती हुई, यानी मियाँ नवाज शरीफ से जो क्लोज थे, मियाँ नवाज शरीफ की सोच से जो करीब थे या नज़रिए से। भट्टी साहब देखिए बात यह है जी कि ये बिल्कुल बात तय थी कि चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही बनेंगे। नारा भी यही था कि एक बारी फिर मियाँ नवाज शरीफ की बार बार ये नारेबाजी होती रही। हमने देखा 180 मॉडल टाउन में जब फरवरी इंतखाबात हुए तो उसके बाद सारे मामला देखे हमने। लेकिन बरेलवी साहब बात यह है कि मियाँ साहब ने कहा था कि सादा अक्सरियत मिले, लेकिन नून लीग को सादा अक्सरियत नहीं मिली। वो इसी तरह नहीं मिली कि पार्टी मुतहरिक उस हिसाब से नहीं थी जिस हिसाब से मियाँ साहब गेज करके लंदन से 4.5 साल के बाद वापस आए थे कि वो आएंगे तो पार्टी आगे बिल्कुल तैयार होगी। लेकिन अब जो है यूनियन कौंसिल के लेवल तक जो है मियाँ नवाज शरीफ ने लिस्टें भी मांग ली हैं। आपकी ये खबर मैं ये दे रहा हूँ आपको कि मियाँ नवाज शरीफ ने यूनियन कौंसिल के लेवल तक लिस्टें मांग ली हैं कि कौन कौन सा मुतहरिक आदमी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, और माजी में कौन था, अब कौन है, और हम मुस्तकबिल क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने सारी लिस्टें तैयार कर ली हैं। अगले 1 से 1.5 माह में आप देखेंगे कि मियाँ साहब जो हैं खुद कमान संभालेंगे और उसके बाद पार्टी को उस हद तक लेकर जाएंगे कि कम अज़ कम
पंजाब नहीं तो कम से कम 2 से 3 सूबों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मुतहर्रिक हो और उसको आने वाले जो इंतखाबात 2029 में उनको लेकिन कम से भट्टी साहब आप जरूर मिले। भट्टी साहब आप खुद भी बड़े माशाल्लाह पंजाब के हवाले से नहीं बल्कि वो कौमी सियासत के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आपको भी इल्म है कि पार्टियां जो हैं हमारी यहाँ किस तरह होती हैं, और जब अपोजिशन में होती हैं तो उस शख्सियत के गिर्द घूमती हैं जो सदर होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, जो उस सदर हो या सेक्रेटरी होता है जब अपोजिशन में हो। जब पावर में आती हैं तो उसके गिर्द घूमती हैं जो प्राइम मिनिस्टर होता है या ये ओहदा जो है सीनियर नायब सदर हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, ये कोई अहमियत नहीं होते। लोग वजीरों के घर में डेरे डाल के बैठते हैं। और फिर ये भी है कि हमारे यहाँ पार्टी का सरबराही सदर होता है। पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, जरदारी ख़ानदान वही ओहदे भी रखता है, वही हुकूमत में भी होता है। इमरान खान साहब ने समझा गया था कि जब फिर लोग जमा पार्क तो नहीं जाते थे ना, या बनी गाला ऐवान वज़ीर आज़म ही जाते थे, उनके गिर्द भी वो लोग आ गए थे कि वही जो यानी आप समझ रहे थे कि हुकूमत के करीब होना ख्वाहिश रखते थे, उसके सम्राट से होते थे। तो अगर मियाँ साहब बन भी गए तो उनको मियाँ साहब को देने को तो कुछ नहीं है ना। अब हर वक्त वो फ़ोन करके नहीं कहेंगे कि शहबाज शरीफ ये करो, इस बंदे का काम। यहाँ लोग काई के लिए आते हैं, नौकरियों के लिए आते हैं, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के लिए आते हैं, इलाके में काम के लिए आते हैं, उन वजारतों से उनका ताल्लुक़ होता है। तो ये आप नहीं समझते कि मियाँ साहब एक पावरफुल अगर पार्टी के सरबराह हुए तो फिर पार्टी में मसाइल तो पैदा होंगे। एक वजीर के लिए मुश्किल होगा कि वो पहली कॉल शहबाज शरीफ की सुने या नवाज शरीफ की सुने, और अमल किस तरह करे। बरेलवी साहब, बात यह है कि अभी कॉल सुनने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें कि बेटी जो है वज़ीर आला पंजाब हैं, भाई जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, समधी जो हैं डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा हैं, इसी तरह बाकी अजीज़ भी हैं। मामला ये है कि जो बात आप कर रहे हैं, आपने शुरू में बात की कि मरूसी सियासत की, वो देख लें जितनी बड़ी जमातें हैं वो सारी इसी तरह चल रही हैं, सवाए जमात इस्लामी के। उनसे उम्मीद थी वो नहीं आगे आ सके, किसी भी तरह से आगे नहीं आए। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके दरमियान भी, उनके अंदर भी वही लोग हैं जिनके बाप, दादा, चचा, फुप्पा, खालू सारे वो उनके वजीर रहे और उनकी नहीं भट्टीदा मेरा कहने का मकसद था ये कि अब आप देखिए पंजाब पीपल्स पार्टी का सदर कौन है, मुझे शायद नाम भी नहीं पता हो, लेकिन जब से गवर्नर बने हैं पीपल्स पार्टी के तो आप साहब गवर्नर ही साहब लगता है पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। नाम भी हमने नहीं सुना था, आपने कोई महीने दो पहले। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मियाँ साहब पार्टी के सरबराह होने के बाद क्या वज़ीर आज़म समेत कैबिनेट पर, उसकी पॉलिसीज़ पर किस हद तक असरअंदाज होंगे, किस हद तक उनका सुना जाएगा। अब हर वक्त तो नहीं ये करते रहेंगे ना। वो जो मैंने कहा 27 कोई 40-45 वजारतें हैं जो फिर चारों सूबे हैं, तो ये जो एक गालिबन शायद इस तरह का सेटलमेंट कभी हुआ नहीं है कि पार्टी कायद की सुनी जाए या प्राइम मिनिस्टर की सुनी जाए। बात यह है जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आगे अगर नून लगा हुआ है तो नून कौन है? वो नून ही चलेगा, वो शीन मीम गाफ लाम कोई ऐसा नहीं है फिगर जो चलेगा। लेकिन असरअंदाज होने की आपने बात की, तो अभी भी तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही तय करते हैं। फ़ोन कॉल अवे हैं, वो भाई फ़ोन करता है, वो बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर हुकूमत है, वो मरकज़ में और सूबे में है, तो उसके ऊपर जो है मियाँ नवाज शरीफ ही कंट्रोल करते हैं। हर मीटिंग के बाद, उनसे इजलास के बाद उन्हें बताया जाता है जी कि ये मीटिंग का आउटपुट है, आप इस पर मैं आगे भी तफसील से बात कर सकता हूँ। लेकिन अब ये देखिए ये जो भी नैब ऑर्डिनेंस आया है और ये कायम मकाम सदर ने कहा है कि जो 40 दिन का 14 दिन का पहले डिमांड लिया जाता था, 40 दिन का डिमांड होगा। आज ख्वाजा सादवी ने इत्तफाक किया कि जनाब अव्वल तो ऑर्डिनेंस क्यों आया, क्या प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया ये ऑर्डिनेंस का जो सदर साहब ने लाया? तो ये मसाइल तो पैदा होंगे ना इस तरह के पॉलिसी में, क्योंकि हुकूमत करना एक अलग काम है, पार्टी चलाना एक दूसरा काम है। और आम लोग जो हैं वो पार्टी से ज़्यादा हुकूमत को देखते हैं। रेलवी साहब, आपकी बात इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत को ही लोग देखते हैं, रियासत को ज़रा कम देखा जाता है। यहाँ उसके बाद पार्टी की सियासत को ज़रा पीछे रख कर दिया जाता है जब कोई भी जमात हुकूमत में आती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े भाई से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते हैं।
हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ वजारतों में उन्हें मुश्किलात ज़रूर होंगी। कुछ वज़ीर जो इंडिपेंडेंट ख्वाजा साद रफ़ीक अभी तो वज़ीर नहीं है, लेकिन ये हमेशा से एक ऐसी आवाज़ रहे हैं जो विद इन पार्टी हमेशा पार्टी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, जो जमहूरी और पार्टी यानी सियासत के ख़िलाफ़ होती हैं। आज भी उन्होंने जो ट्वीट किया है बिल्कुल वो बड़ा खुले व शिकाफ बोल रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसी आवाज़ें पार्टियों में होनी चाहिए, लेकिन अगर ख्वाजा साद रफ़ीक हों तो वो कई ऐसे भी लोग हैं जो दोनों तरफ खेलते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो एक तरफ खेलते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज समझे जाते हैं, जिनमें कुछ वज़ीर हैं सीनियर इस्टेब्लिशमेंट के जो वज़ीर आज चीम हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ के क्लोज समझे जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बहुत ही स्पेसिफिक ये सवाल करूं, भट्टी साहब के मियाँ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या हुकूमत के सेटअप में कोई तब्दीली भी आएगी? कोई नए वज़ीर बनेंगे या कोई वज़ीर पीछे आगे होंगे? जी बिल्कुल, 200% आपकी बात है जी कि पंजाब के अंदर भी ईद के फ़ौरन बाद या ईद से कुछ अर्सा पहले यानी बजट के बाद जो है वो वजारतें मुकम्मल करने जा रही है पंजाब हुकूमत। और इसी तरह वफाक में भी जो है नए वज़ीर मियाँ नवाज शरीफ की रिकमेंडेशंस के बाद कुछ नए वज़ीरों का आएंगे और कुछ वज़ीरों के कलमदान जो हैं उनमें रद्दोबदल किया जाएगा। जी शुक्रिया अरसलान भट्टी साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर होते हुए पार्टी की सहायता जिस तरह उन्होंने ली है, बहरहाल उससे एक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मियाँ साहब इस ओहदे को भरपूर तौर पर इस्तेमाल करेंगे और ये चाहेंगे कि पार्टी उनकी लाइन पर, उनके कहने पर, वही नहीं बल्कि पूरी हुकूमत उनके कहने पर चले। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और पता नहीं इसको एक पॉजिटिव सियासत के लिए कदम कहा जाएगा या इससे इबहम पैदा होगा कि वज़ीर आला KP ने दो वज़रा से मुलाकात की है, सीनियर हमारे हुकूमत के, और उसको ये तासुर दिया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के दरमियान बर्फ़ पगली है। लेकिन ये भी तो देखना है कि क्या इससे कोई राह हमवार की जा रही है बानी तहरीक से मुज़ाकरात की, निगोशिएशन की, मामला तय करने की। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी, तो KP और आपने देखा वफाक के वज़रा के दरमियान गुफ्तगू हो गई। यकीनन इसमें दोनों तरफ की क़यादत की कितनी मर्ज़ी शामिल है और ये कितनी आगे बढ़ेगी, इसके लिए हमारे बड़े सीनियर सीजन जर्नलिस्ट हैं मोहतरम अरशद अजीज़ मलिक साहब, बड़ी उनकी सियासत गहरी नज़र है। लेकिन गंडापुर साहब जो सबसे हॉक्स जिसे कहते हैं एग्रेसिव समझे जाते थे KP में, उनकी जो पहलकारी की है यकीनन वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की मर्ज़ी व मंशा से ही होगी। इसी तरह ये जो तीन वज़रा मिले हैं इन्होंने भी यकीनन नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की होगी। यानी इतने सख्त जिसे कहते हैं कन्फ्रंटेशन के माहौल में, जबकि पंजाब में सैकड़ों सियासी कारकुन तहरीक इंसाफ के जेलों में हैं, 19 ख़वातीन जेलों में हैं और पूरा यानी आप बेशुमार रूपोश हैं। फिर ये जो रवायती तौर पर मैंने कहा कि पेशावर और इस्लामाबाद की जंग है, ये भी पहले दिन से जारी थी। तो क्या ये एक मुलाकात के ज़रिए तमाम मसाइल सुलझ जाएंगे या सुलझ रहे हैं? और उससे भी बढ़कर अहम ये है कि जो आप इससे पहले हमारे वज़ीर आला गंडापुर ये शर्त रखते थे कि हुकूमत से गुफ्तगू में उस वक्त तक पेशरफ्त नहीं हो सकती जब तक के एजेंडे में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का मसला नहीं रखा जाता और साथ साथ दीगर सियासी कारकुनों का भी। तो ये इस सूरत हाल में बहरहाल एक वन स्टेप फॉरवर्ड ही कहा जाएगा। वफाक और KP के दरमियान ये कोई कन्फ्रंटेशन नई बात नहीं है, क्योंकि KP में कोई तीसरी बार हुकूमत आई है। ठीक है कि जब लास्ट टाइम जब हुकूमत KP में थी तहरीक इंसाफ की तो इक़्तिदार में तहरीक इंसाफ थी, यानी मैं कह रहा हूँ पहले उससे पहले इक़्तिदार में उस तरह नहीं थे। लेकिन अब सूरत हाल ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इस वक्त
तहरीक इंसाफ एक कड़े इम्तहान से गुजर रही है। हमारे ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफज़ई मौजूद हैं। इमरान यूसुफज़ई, ओवरऑल केपी में ये जो गंडापुर साहब ने मुलाकात की है, ये यकीनन बानी तहरीक से इजाज़त लेकर ही की होगी, बल्कि उनकी मशवरे और सरपरस्ती में हुई होगी। लेकिन ओवरऑल क्या केपी में ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, पकड़ धकड़ हुई है, बड़ा तशद्दुद हुआ है, तसादुम हुआ है, जेलों में लोग, वो किस तरह देख रहे हैं या देखेंगे गंडापुर साहब की जो बड़े सख्तगीर ज़बान भी इस्तेमाल करते थे, रवैया भी इख्तियार करते थे और अचानक वो इन वज़ीरों के दरमियान पहुँच गए। इमरान जी देखिए, मुझे सब असल बात यह है कि जब से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली नूर इस सूबे के आईनी सरबराह बने हैं, तब से उनका एक अंदाज रहा है बात करने का भी और डिमांड करने का भी, खास तौर पर। और विफाक से उन्होंने जब भी बात की है और डिमांड की है तो बड़े पुरजोर अंदाज से, और उनका जो है बड़ा जारहाना हमेशा से रवैया रहा है। इस हवाले से जो सियासी जमातें हैं, सियासी पार्टी हैं और जो सियासी हल्के हैं, उनका ये भी कहना था कि इस तरह का रवैया और खासतौर पर इस तरह का अंदाज जो है एक वज़ीर-ए-आला को जेब इसलिए नहीं देता कि उन्होंने अगर विफाक से अपने काम करवाने हैं, अपनी डिमांड्स पूरी करानी है, अपने मुतालबात पूरे करवाने हैं, तो उसके लिए उनको इस तरीके से बात करना होगी ताकि उनकी बात सुनी। आपका ये कहना है कि गंडापुर साहब जो हैं वो हमेशा एक एग्रेसिव रहे हैं, सख्तगीर रहे हैं, अपने लहजे में भी, अपनी शख्सियत में भी, और उन्हीं का मुलाकात करना और अकेले मुलाकात करना ये भी अहमियत का हामिल है ना। जब हुकूमत की तरफ से ओवैस लगारी और मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, तो गंडापुर साहब के साथ सूबे के किसी अहम ओहदेदार को, ख़ास तौर पर असद कैसर को, या फिर अगर मरकज़ी सतह पर था तो उनको भी ले सकते थे, उमर अयूब साहब को या बैरिस्टर गौहर को। आज देखिए, अली अमीन गंडापुर न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला हैं, बल्कि वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर भी हैं। परवेज़ खट्टकी के जाने के बाद, उनको पार्टी से अलग होने के बाद जो है इनको ये अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई, और यकीनन जो इनको ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उसकी बुनियादी वजह यही थी कि इनका हमेशा से जारहाना रवैया रहा है, और वज़ीर-ए-आला बनने के बाद उनके इस जारहाना सिलसिला जो है उनकी गुफ्तगू का जारी रहा, और काफी मरतबा उन्होंने इस बात की। लेकिन नहीं, क्या आप अमीन आप ये समझते हैं कि बगैर वफाक की इमदाद के ये गवर्नमेंट चला नहीं सकते थे, इसलिए उनके बानी ने भी इजाज़त दी कि जाओ और गुफ्तगू करो मरकज से, वफाक से? जी बिल्कुल जैसा देखिए, हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो तकरीबन 92-93% जो है वो वफाक के ऊपर इन्हार करता है। हमारा इस वक्त के अगर बजट की मैं बात करूं 2024-25 की, तो 1754 अरब रुपए का बजट है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अपने जो महसूलात हैं वो तकरीबन 93 अरब रुपए के हैं, और विफाक से जो हमें हिस्सा मिलना है वो तकरीबन 1212 अरब रुपए है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। यकीनन खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर-ए-आला है अमीन गंडापुर अपनी तमाम तर जारहाना अंदाज के बावजूद वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं। क्या अमीन, अब हम ये समझे, इमरान इमरान ये समझें कि अगर आइंदा अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अगर आते हैं पेशावर, तो वो उन्हें प्रोटोकॉल देंगे एयरपोर्ट पर या अपने वज़ीर-ए-आला हाउस में? जी देखिए, आईनी सरबराह होने के हैसियत से यकीनन चूंकि वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा मुल्क के सरबराह हैं, वज़ीर-ए-आज़म जो हैं और वज़ीर-ए-आला जो हैं वो सूबे के, तो इस हिसाब से प्रोटोकॉल तो उनका बनता है, और मेरा ये ख्याल है कि तमाम तर सियासी इख्तिलाफात के बावजूद वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जरूर उनको प्रोटोकॉल देंगे। क्या आपके ख्याल में मारूफ मानों में गवर्नर कुंडी साहब और इनकी भी कोई बर्फ पिघलेगी ताल्लुकात में? जी बिल्कुल, इस हवाले से देखिए, कुछ रोज पहले भी हमारी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैजल करीम कुंडी से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर हम आपको बुलाएं पेशावर प्रेस क्लब और सीएम साहब को बुलाएं तो क्या आप आकर उनसे मिलना चाहेंगे? तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि मैं वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से किसी भी फोरम पर कहीं भी मिलने को तैयार हूँ, बशर्ते कि वो भी तैयार हूँ। तो इसी हवाले से इमरान यूसुफज़ई साहब, शुक्रिया, हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर बता रहे थे कि कुंडी साहब, गवर्नर साहब भी वेलकम करने के तैयार हैं, और बहरहाल गंडापुर साहब का वफाक के दो अहम वज़रा से मुलाकात करना, पीटीआई और वफाक और केपी और वफाक के दरमियान जो महाजराई की कैफियत में एक बड़ा सिग्निफिकेंट कदम समझा जा रहा है। इसी के साथ ही GTV से
मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।